जय हिंद दोस्तों। यूनिवर्स एआई में आप सभी का स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे देश के इतने बड़े संविधान की जड़ें, इसकी शुरुआत कहां से हुई? अच्छा, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे चलना होगा। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ कल्पना कीजिए 1769-70 के उस भयानक अकाल की, जहां लाखों भारतीय भूख से दम तोड़ रहे थे। और फिर दूसरी तरफ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जो बेहिसाब दौलत और ऐशो आराम में जी रहे थे, और भ्रष्टाचार तो जैसे आम बात थी। यही वो चौंकाने वाला सच था जिसने पहली बार ब्रिटिश संसद को भारत के मामलों में दखल देने पर मजबूर कर दिया। तो ये है हमारी इस पूरी सीरीज का रोड मैप। देखिए, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक नींव को हम दो बड़े हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला है कंपनी का शासन, जो 1773 से 1858 तक चला, और दूसरा है सम्राट का शासन, जो 1858 से लेकर 1947 तक रहा। आज के इस विश्लेषण में हम पहले हिस्से पर, यानी कंपनी के शासन पर फोकस करेंगे, और खासतौर पर 1773 से 1786 के बीच जो एक्ट्स आए उन्हें गहराई से जानेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश संसद ने आखिर अचानक से भारत में दखल देने का फैसला क्यों किया? वो कौन सी वजहें थीं? वो क्या हालात थे जिन्होंने इस इतने बड़े बदलाव को जन्म दिया? चलिए उन्हीं घटनाओं को जरा समझते हैं। ये कुछ खास कारण थे जिन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट की जमीन तैयार की। सबसे पहला, एक ट्रेडिंग कंपनी का अचानक से एक राजनीतिक ताकत बन जाना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, बंगाल में दोहरी सरकार का सिस्टम, जिसे द्वैध शासन कहते हैं। इसका मतलब था कि भारतीयों पर दो दो लोगों का राज था, कंपनी और नवाब, और इस वजह से शोषण अपनी हदें पार कर चुका था। तीसरा, 1769-70 का वो भयानक अकाल, जिसने कंपनी के खराब मैनेजमेंट की पोल खोल दी। चौथा, और सबसे अजीब बात, कंपनी खुद तो दिवालिया होने वाली थी, पर उसके अफसर भ्रष्टाचार से अमीर हुए जा रहे थे। और आखिर में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसीज में कोई तालमेल ही नहीं था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। तो इन सब बढ़ती मुश्किलों और पूरी तरह से फैली अव्यवस्था को देखते हुए ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ कदम आगे बढ़ाया। ये भारत में कंपनी के कामकाज को कंट्रोल करने की पहली और एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और यहीं से हमारे संवैधानिक इतिहास की असली कहानी शुरू होती है। देखिए, ये एक्ट सिर्फ कुछ नियम कानून बनाने के लिए नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद था भारत में ब्रिटिश कंट्रोल के लिए एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखना। इसका सीधा सीधा टारगेट था कंपनी के अंदर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करना, दोहरी सरकार से जो संकट पैदा हुआ था उसे संभालना, और पहली बार कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक ताकतों की हदें तय करना। तो चलिए अब इसके मेन पॉइंट्स को देखते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को एक नया और ज्यादा पावरफुल टाइटल दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, और यह पद सबसे पहले मिला वॉरेन हेस्टिंग्स को। अब जरा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में सोचिए। वो अचानक भारत में सबसे ताकतवर ब्रिटिश अधिकारी बन गए। लेकिन एक पेच था, उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई, और उन्हें काउंसिल के ज्यादातर सदस्यों का फैसला मानना ही पड़ता था। और आखिर में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर कर दिया गया, और यहीं से सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई। इस एक्ट ने न्याय व्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा बदलाव किया। 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे। गवर्नर जनरल से लेके कंपनी के छोटे से छोटे कर्मचारी तक सब इसके दायरे में आते थे। और भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा वार किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने या किसी भी तरह के तोहफे या रिश्वत लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। मतलब, इस एक्ट ने भारत में एक नया लीगल सिस्टम बना दिया, जिसका मकसद ही भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना था। लेकिन इस एक्ट के अंदर ही इसकी नाकामी के बीज भी थे। इसने अनजाने में कुछ ऐसी नई परेशानियां खड़ी कर दी जो पहले से भी ज्यादा बड़ी थीं। गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर नहीं थी, यानी वो अपनी ही काउंसिल के सामने मजबूर था। सुप्रीम कोर्ट की ताकत कितनी होगी ये साफ नहीं था, जिस वजह से गवर्नर जनरल की काउंसिल और कोर्ट के बीच हमेशा टकराव बना रहता था। और सबसे बड़ी कमी, सरकार चलाने वालों और न्याय करने वालों, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के बीच कोई साफ लाइन नहीं खींची गई थी। पर इन सभी कमियों के बावजूद 1773 का एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पहली बार भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी। इसने पहली बार ऑफिशियली माना कि कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि राजनीति भी कर रही है। और सबसे जरूरी बात, यही वो पल था जब भारत के संवैधानिक इतिहास की असल बुनियाद रखी गई। तो 1773 के एक्ट ने जो उलझन पैदा कर दी थी, ब्रिटिश संसद ने उसे सुलझाया कैसे?
इसका जवाब आया 1781 के एक नए कानून के रूप में, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका एक ही काम था, पिछली गलतियों को सुधारना और मामले को सेटल करना। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल और कंपनी के कर्मचारियों को उनके सरकारी कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहुंच से बाहर कर दिया। कोर्ट का दायरा भी अब सिर्फ कोलकाता शहर तक ही सीमित कर दिया गया। और एक बहुत ही जरूरी कदम ये उठाया गया कि हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी मामलों का फैसला उनके अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से किया जाएगा। संक्षेप में कहें तो इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करके गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा ऐतिहासिक असर क्या हुआ? ये एक्ट इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि इसने पहली बार भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को साफ साफ अलग कर दिया। एक ऐसा सिद्धांत जो आज भी दुनिया भर की डेमोक्रेसी की नींव है। इसने गवर्नर जनरल की काउंसिल को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में सत्ता पर कंट्रोल किए जंग अब और भी तेज होने वाली थी। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के साथ पावर का ये गेम एक बिल्कुल नए और निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। इस एक्ट ने इंग्लैंड में एक अनोखा सिस्टम बनाया, जिसे कहते हैं दोहरा नियंत्रण या ड्यूअल कंट्रोल। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी अब एक ऐसा जहाज थी जिसके दो मालिक थे। पुराने मालिक यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब सिर्फ व्यापार का काम देखते थे, जबकि एक नया और पावरफुल बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसे भारत के सभी राजनीतिक, सैनिक और रेवेन्यू से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार था। और भारत के अंदर भी बहुत बड़े बदलाव हुए। गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इससे गवर्नर जनरल के लिए फैसला लेना आसान हो गया। उसे कास्टिंग वोट का एक बहुत जरूरी अधिकार भी मिला। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को तो पूरी तरह से बंगाल के अधीन कर दिया गया। इन सब बदलावों का नतीजा, गवर्नर जनरल अब भारत में सबसे ताकतवर था, जो सीधे लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट करता था। सत्ता का ये केंद्रीकरण, यानी सारी ताकत को एक जगह इकट्ठा करना, इस शुरुआती दौर का आखिरी और सबसे जरूरी चैप्टर था। और इसका मकसद सिर्फ एक था, भारत में ब्रिटिश हुकूमत को हर कीमत पर मजबूत बनाना। 1786 का अधिनियम अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक बड़े आदमी थे और उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी थीं। उन्होंने गवर्नर जनरल का पद संभालने के लिए 2 बड़ी शर्तें रखीं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं गवर्नर जनरल बनूंगा, पर तभी जब मुझे कमांडर इन चीफ की ताकत भी दी जाए और मुझे अपनी काउंसिल के फैसले को बदलने का अधिकार भी मिले। और भारत पर कंट्रोल के लिए बेताब ब्रिटिश संसद ने उनकी दोनों शर्तें मान लीं। ये स्लाइड इस पूरे दौर की कहानी का सार है, लगातार पावर का एक जगह पे इकट्ठा होना। सोचिए, सिर्फ एक दशक के अंदर जो प्रेसिडेंसीज पहले आज़ाद थीं, वो पूरी तरह से बंगाल के कंट्रोल में आ गईं और कलकत्ता ब्रिटिश भारत का पावर सेंटर बन गया। तो अब जब हमने इस पूरे दौर को समझ लिया है, तो चलिए इस सारी जानकारी को कुछ ऐसे पॉइंट्स में समेटते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये एक तरह का क्विक रिवीजन होगा। पहला सवाल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब है वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773 के एक्ट के तहत। और ये भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत थी। दूसरा सवाल, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और यह स्थापना 1774 में हुई थी। तीसरा सवाल, कार्यपालिका और न्यायपालिका को पहली बार साफ तौर पर अलग किस एक्ट ने किया? 1781 का संशोधन एक्ट, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। चौथा सवाल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी दोहरे शासन की शुरुआत कब हुई? ये हुई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। और आखिरी सवाल, पहली बार कंपनी के भारतीय इलाकों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब कहा गया? ये भी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ही हुआ था। तो आज हमने देखा कि कैसे भ्रष्टाचार और अराजकता के दौर में भारत के संवैधानिक इतिहास की पहली ईंट रखी गई, कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी धीरे धीरे एक राजनीतिक ताकत बनी और कैसे ब्रिटिश संसद ने उस पर अपना कंट्रोल जमाया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारी यात्रा के अगले पड़ाव में हम चार्टर एक्ट्स के दौर को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक सीखते रहिए। यूनिवर्स एआई में हम इतिहास जैसे मुश्किल विषयों को आसान, दिलचस्प और एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण के जरिए आप तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम ज्ञान के रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे। धन्यवाद।